नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर 2023 के पंच प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि 3, 4, 5 को होने वाला है अप्रैल में फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिएगा फ्रेंड्स, बहुविकल्पी प्रश्न का 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1978 में। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगी फ्रेंड्स। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या फ्रेंड्स, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 4 वर्ष का, ऑप्शन सी 3 वर्ष का, ऑप्शन डी 6 वर्ष का। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष का। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए 5 वर्ष का होता है न्याय पंचायत का कार्यकाल। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। न्याय पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्याय पंचायत में एक सरपंच व एक उप सरपंच होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है। ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, उस समय क्या है आप कमेंट करके बताइएगा इस समय वर्तमान में कौन है। राइट ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वर्तमान में 2023 वर्तमान के भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वे देश के 14वें सीएजी हैं, जबकि देश के पहले सीएजी वी नरहरि राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के साम्राज्य से मिलती जुलती है, किसने कहा। ऑप्शन ए जे.एल. नेहरू, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सीतारामैया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था, राइट ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देखिए अपने सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। ऑप्शन ए 15वीं में, 12वीं में, ऑप्शन सी 11वीं में, ऑप्शन डी 13वीं में। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 15वीं में। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए 15वीं में होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विद्वानों के अनुसार सामंतवाद का पतन 14वीं सदी से शुरू होकर 15वीं सदी तक पूर्ण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। ऑप्शन ए सिडीराइट, ऑप्शन बी लिमोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी हेसेटाइट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैग्नेटाइट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी मैग्नेटाइट होगा। मैग्नेटाइट का सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। इसमें 72.5% तक लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था। ऑप्शन ए अबुल कफजल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी फैजी। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रैदास। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी रैदास अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन से थे ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अबुल फजल इतिहासकार, अकबरनामा, फैजी लेखक, पंचतंत्र, रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद
और वजा टोडरमल जो थे शेरशाह सूरी के दरबार में राजस्व मंत्री तथा अकबर के दरबार में मानक वजन राजस्व जिलों और अधिकारियों को पेश किया। नेक्स्ट क्या है नंबर 4, तानसेन जो थे रामतनु पांडे संगीतकार थे और अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर के सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। राजा मान सिंह सेनापति थे और फ़कीर अजिया उद्दीन दार्शनिक और सलाहकार थे। बीरबल महिरा दास जाने माने दरबारी विदूषक थे। नेक्स्ट क्या है नंबर 9, मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार के सलाहकार थे। रैदास भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के संत थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? ऑप्शन ए कैकोवाद, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसने अपने चाचा व ससुर तथा खिलजी वंश के संस्थापक जलाल-उद-दीन खिलजी की हत्या कर कड़ा मानिकपुर प्रयागराज 1296 ईस्वी में खिलजी वंश का शासक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड, ध्यान देखिएगा। जौहर प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन ए राजपूत काल में, ऑप्शन बी सल्तनत काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी मुगल काल में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राजपूत काल में। कब थी? राजपूत काल में प्रचलित थी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, जौहर प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। मध्यकालीन राजस्थान निरंतर युद्धरत था और जब युद्ध में राजपूतों के जीत की आशा समाप्त होती जाती थी तो उनकी विधवा पत्नियां अपने लाज के बचाव के लिए एक साथ स्वयं को अग्नि में भस्म कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 10। मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी ईडी, ऑप्शन डी ईडार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आरबीआई करती है। कौन करता है? तो आरबीआई करती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा का नियमन व पर्यवेक्षण करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई है। इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 11। सिडबी का मुख्यालय है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी जयपुर। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लखनऊ। कहाँ पे सिडबी का मुख्यालय? तो राइट ऑप्शन है लखनऊ में फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका गठन वर्ष 1990 में किया गया था। यह भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के लाइसेंस और विनिमय के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है जो वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अजंता में गुफाओं की संख्या है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 30। कितनी है अजंता में गुफाओं की संख्या? तो 30 है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में राख कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसमें कुल 30 गुफाएं सभी बौद्ध हैं, जिसमें से 25 के विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन गुफाओं का विकास 200 BC से 650 AD के मध्य हुआ था। प्रश्नानुसार विकल्प सी सही होने की अधिकतम संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री हैं? ऑप्शन ए
वेनसांग, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी उगनोवितुत्ता, ऑप्शन डी मेगास्थनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो थे सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री थे। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारत आने वाला पहला यात्री फायान 405 से 411 ईस्वी था। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, जबकि वेनसांग 630 से लेकर के 645 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक सी यू की थी। इसने हर्षवर्धन का शासनकाल में भारत की यात्रा की। इब्न बतूता मोरक्को 1333 से लेकर के 1344 ईस्वी एक अरब यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला थी। नेक्स्ट, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था तथा इसने का नाम पुस्तक लिखी थी। प्रश्नकाल के विकल्प में विसंगति होने के कारण कोई उचित विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन चेरापूंजी, ऑप्शन बी मोहनसीराम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मानसीराम। क्या होगा फ्रेंड्स? मानसीराम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मानसीराम व चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। प्रश्नगत विकल्प में मानसीराम सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है। ऑप्शन ए 5 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 6 मिनट 3 सेकेंड, ऑप्शन सी 4 मिनट 3 सेकेंड, ऑप्शन डी 8 मिनट 3 सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 8 मिनट 3 सेकेंड। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। दिए गए विकल्प में विकल्प डी सर्वाधिक उपयुक्त है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न की शुरुआत है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 गुलाम वंश का संस्थापक था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था तथा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया। बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। गुप्त साम्राज्य का कालक्रम और उसके प्रमुख शासक। श्रीगुप्त 240 से लेकर 280 ईस्वी गुप्त वंश संस्थापक और घटोत्कच 280 से लेकर 319। श्रीगुप्त के साथ साथ उसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर के 334 महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट समुद्रल 335 से लेकर 380 ईस्वी गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक। भारत के नेपोलियन के नाम से भी परिचित है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या फ्रेंड्स? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? आंसर क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। चट्टान रॉक्स। चट्टानें खनिज अंशों के गुणों के संयोजन के साथ खनिज संग्रह है। चट्टानों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रॉक्स। अग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट, अभ्रक और क्वार्ट्ज। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? अवसादी रॉक्स। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, सीधा नमक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर होते हैं। रूपांतरिक चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट्स, स्लेट, ये सब क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में 19 के बारे में। पृथ्वी की आकृति कैसी है फ्रेंड्स? तो वास्तव में आंसर क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वास्तव में पृथ्वी का आकार चपटा अंडाकार है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर सीमा रेखा पर स्थित हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है।
जबकि सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11.25 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पुस्तिका थे क्वेश्चन नंबर 20। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो आंसर क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बेसाल्ट चट्टान बहिर्वेदी चट्टान, अग्नि चट्टान के उदाहरण हैं। सामान्यतः चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि चट्टान के बारे में फ्रेंड्स। तो इस चट्टान की चट्टानें लावा विस्फोट के कारण पिघले हुए चट्टानी खनिजों के जमने से बनती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान और बहिर्वेदी अग्नि चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 21। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 21 का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण शिक्षा समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया है। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 भाग 4 में सूची में बद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या फ्रेंड्स, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर क्या है, चालुक्य वंश का संस्थापक प्रथम 543 से 566 ईस्वी, जिसने बादामी वातापी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। कीर्तिवर्मन पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को हराया था और चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक विजयादित्य था। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन था द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 23। दूध क्रांति के जनक कौन थे? आंसर क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डॉक्टर वजीर कुरियन को भारत भूमि पर श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति सबसे बड़ी डेयरी विकास आंदोलन में से एक थी। श्वेत क्रांति का विकास 3 चरण में हुआ। प्रथम चरण 1970 से 80 और दूसरा चरण क्या है 1981 से 85 और तृतीय चरण 1986 से 96। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय कृषि के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर कृषि के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 24। सूर्य ग्रहण क्या है? आंसर क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन में होता है। एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इस घटना के दौरान पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण को देखा जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण, संपूर्ण सूर्य ग्रहण, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 25। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो आंसर क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है कब है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके वैधानिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 26। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसे मुख्यतः भूजल और वायु
जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा ले जाना शामिल है। मृदा अपरदन सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। मृदा अपरदन को दो प्रकार होते हैं, जल अपरदन, वायु अपरदन। जल अपरदन के अंतर्गत क्या होते हैं, तो वर्षा जल अपरदन, परत अपरदन, रेल अपरदन। इसके बाद फिर क्या नेक्स्ट, धारा अपरदन, धारातल अपरदन और बड़ी अवनालिका अपरदन। ये वाटर जल के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र किसकी रचना है फ्रेंड्स, कौटिल्य की है। आंसर क्या है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र राजनीतिक कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मौर्य काल की प्रशासन की झलक प्रस्तुत करता है। इसके लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त व कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम प्रधानमंत्री तथा सलाहकार भी थे। अर्थशास्त्र को चाणक्य की प्रशिक्षण नियमावली माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से एक सम्राट के रूप में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है फ्रेंड्स, भारत किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड्स, उत्तर पूर्वी। भारत मुख्य रूप से मुख्य भूमि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य फैली गई। भारत का अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 29। भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ, तो आंसर क्या है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। 20 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया था, जिसे 1962 के चीन भारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण किया गया। चीन द्वारा युद्ध विराम सीजफायर की घोषणा 12 के बाद 21 नवंबर 1962 के युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट, युद्ध के तत्कालीन कारण क्या थे। 1959 में दलाई लामा को भारत द्वारा सड़ देना। सेकेंड, भारत द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी के अंतर्गत सीमा पर चौकियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना। थर्ड क्या, विवादित हिमालयी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जलवायु एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक समय में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, पवन, आर्द्रता, वायुमंडल दाब और वर्षण एक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सीखते क्वेश्चन नंबर 31, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत है फ्रेंड्स। अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। अच्छे नागरिकों के 4 गुण, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना। नेक्स्ट, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सहभागिता प्रदर्शित करना। थर्ड, संविधान का आदर करना तथा सच्चाई और ईमानदारी से रहना। और नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का गुण प्रदर्शित करना, मेहनती और वफादार होना। और सिक्स्थ क्या है, अपने जीवन को एक निर्धारित लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना। और सेवेंथ, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करना। 8, पर्यावरणीय जागरूकता तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक साक्षरता तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 32, वनों से होने वाले लाभ बताइए। आंसर क्या है, वन ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के पेड़ों और अन्य पौधों की वृद्धि और विकास के लिए समर्पित हो, उसे वन क्षेत्र कहा जाता है। वनों के विभिन्न लाभ क्या हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 के स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जो मानव तथा अन्य प्राणियों के जीवन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, वनों द्वारा पृथ्वी के तापमान का नियमन व ग्लोबल वार्मिंग के कम करने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट, वन ध्वनि प्रदूषण सहित अन्य प्रदूषणों को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, वन जल प्रवाह को रोकते हैं तथा पृथ्वी के जल के अवशोषण में सहायता करते हैं तथा बाढ़ के दौरान मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, मनुष्य को जीविका का साधन प्रदान करते हैं, जैसे वनों से विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य लकड़ियाँ, अनेक प्रकार की औषधियाँ आदि प्राप्त होती हैं।
वनों से हरा चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, औषधियाँ, रेशे, फल और फल फूल और फल, कृषि उपकरणों हेतु लघु प्रकोष्ठ तथा विभिन्नतम हेतु कच्चे माल की प्राप्ति वनों से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 33। मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या ध्यान देखिए। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति ऐसी अवस्था है जब मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की गणना दो सूचियों के आधार पर होता है। क्या है नेक्स्ट? थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, और मुद्रास्फीति मुख्यतः दो कारणों से होती है। मांग जनित कारक मांग में वृद्धि, लागत जनित कारक लागत में वृद्धि। नेक्स्ट क्या है? मुद्रास्फीति के प्रभाव निवेशकर्ताओं पर, सेकंड निश्चित आय वर्ग वालों पर, और थर्ड ऋण एवं ऋणदाता पर, और फोर्थ क्या? बचत पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कृषकों पर, उसके बाद फोर्थ क्या? भुगतान संतुलन पर, सेवेंथ करों पर, और एट क्या? उत्पादकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 34। उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। उदारीकरण मूलतः इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना। उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उदारीकरण का प्रभाव कृषि, उद्योग तथा सेवा तीन क्षेत्रों पर दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में उदारीकरण से बाजार का विस्तार हुआ और उत्पादकों को आकर्षक मूल्य तथा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर किसी वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ हुई। उदारीकरण से उद्योगों की स्थिति भी सुधरी, औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई। भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों को विदेशों से उच्च तकनीकी प्राप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। और उदारीकरण का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर दिखाई देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का GDP का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। भारत सॉफ्टवेयर सेवा, पर्यटन सेवा, चिकित्सा सेवा इत्यादि के लिए एक आदर्श हब बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 35। अपरदन को परिभाषित कीजिए। अपरदन मृदा अपरदन। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटने वाली एक भौतिक घटना है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा ले जाना सम्मिलित है। मृदा अपरदन के दो प्रकार होते हैं, जल अपरदन और वायु अपरदन। जल अपरदन क्या होता है फ्रेंड्स? जल के द्वारा मृदा का बहाव या ह्रास जलज जल अपरदन कहलाता है। जल अपरदन के विभिन्न प्रकार हैं, वर्षा जल अपरदन, परत अपरदन और रेल अपरदन। ये सब क्या है? जल अपरदन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट धरातल अपरदन और बड़ी अवनालिका अपरदन। अब हम बात करते हैं पवन वायु अपरदन के बारे में। इस प्रकार का अपरदन वहाँ होता है जहाँ की भूमि मुख्यतः समतल, अनावृत, शुष्क और रेतीली तथा मृदा ढीली, शुष्क एवं बारीकी दानेदार होती है। नेक्स्ट मृदा अपरदन के उत्तरदायी घटक कारक क्या हैं? वो स्थलाकृति कारक और मानवीय कारक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 36। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का वर्णन करें। महमूद गजनवी क्षेत्र के सुबुक्तगीन का पुत्र था जो गजनी से पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। महमूद गजनवी ने धन अर्जित करने और भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रों में इस्लाम के प्रभाव को फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण किया। वह मध्य एशिया में अपने प्रभुत्व को प्रदर्शित करना चाहता था। महमूद गजनवी मंदिर में एकत्रित अपार संपदा को लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। इस दौरान महमूद गजनवी ने एक शक्तिशाली सेना तथा बहुत सारा धन एकत्र किया। 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी के मध्य उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट महमूद गजनवी के कुछ आक्रमण कौन कौन से ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। राजा जयपाल पर आक्रमण, सेकंड आनंदपाल पर आक्रमण, थर्ड मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण, फोर्थ कारिंजर पर आक्रमण और फिफ्थ सोमनाथ पर आक्रमण। नेक्स्ट क्या है? महमूद गजनवी के आक्रमणों का भारत पर प्रभाव, राजाओं की शक्ति पर आघात और भारतीय सैन्य दुर्बलता का ज्ञान, अतुल संपत्ति का विदेश ले जाना,
स्थापत्य कला के नमूनों को नष्ट करना, पंजाब का भारतीय क्षेत्र से संबंध विच्छेद होना, और सिक्स्थ क्या है, इस्लामी आक्रांताओं के लिए अग्रदूत का काम करना है। नेक्स्ट क्या है, भारत पर आक्रमण के नए मांगों की पहचान, और 8 क्या है, भारतीय मानसिकता की पहचान। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या फ्रेंड्स, संविधान की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की विशेषताएं, सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान से प्रेरित है, और कठोरता और लचीलेपन का समायोजन है फ्रेंड्स। एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, और 7 एकीकृत और स्वतंत्रता न्यायपालिका है। नंबर 8 मौलिक अधिकारों की गारंटी है, और नंबर 9 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। नंबर 10 धर्म निरपेक्ष राज्य को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता का प्रावधान, और 13वां क्या है, त्रिस्तरीय सरकार का उपबंध, और नंबर 14वां का है विधि के शासन को सर्वोच्च देता है। लोकतांत्रिक, नंबर 15 लोकतांत्रिक सिद्धांत को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 38, बजट क्या है। आंसर क्या है फ्रेंड, ध्यान देखिएगा। बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण AFS कहा जाता है। बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना और अन्य लेन देन जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है का ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट क्या है, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के भाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। बजट के मुख्य 3 घटक होते हैं, व्यय, प्राप्तियां, घाटा। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, देश का घटक देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे आगामी 1 वर्ष की सभी खर्च एवं प्राप्तियों का लक्ष्य होता है। समग्र रूप से बजट में शामिल बिंदु क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान। नंबर 3 क्या है, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन। नंबर 3 व्यय अनुमान। 4 पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी कमी या अधिवेशन का कारण आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख करें। आंसर क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। गुप्त साम्राज्य का पतन 550 ईस्वी में हो गया, और गुप्त के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले जो हुड़ों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। हुड़ों ने तोरमाड़ के नेतृत्व में फिर हमला किया और ग्वालियर तथा मालवा तक के बड़े क्षेत्र पर आधिपत्य कायम कर लिया। इसके बाद सन 606 ईस्वी में हर्ष का शासन आने के बाद पहले अराजकता छाई रही। हुड़ ज़्यादा समय तक शासन न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके साथ साथ इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में माना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन की नग्नता के साथ अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता एक और कालिदास ने मेघदूत, ऋतुसंहार तथा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट ने जहाँ एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर वराहमिहिर ने चंद्र की शुरुआत की। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर के साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो का हम यहीं पेंट करते, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स,
जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।